स्वागत है फिर से आप सबको आपके अपने YouTube एजुकेशनल चैनल पाठशाला एन में। फिर से हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं प्रतिशोध भाग 3 लेकर। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 आप सुन चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रतिशोध भाग 3। एक बहुत बड़े घनघोर जंगल के बीचों बीच एक आलीशान मकान है। वह मकान है सूरवीर सिंह राणा का। राणा एक ऊंचे कुर्सी पर बैठा है। उसके सामने और दाएं बाएं दोनों तरफ से उसके आदमी बैठे हैं। उसमें उसका छोटा भाई कर्णधीर सिंह, पुत्र सूर्यदेव सिंह, सबसे अधिक विश्वासी पात्र शेर सिंह तूफानी तथा अन्य कई व्यक्ति भी हैं। राणा अपने आदमियों से, क्या इस इलाके में कोई और भी संपन्न परिवार है जिसका कोई वारिस नहीं है? तूफानी, जी मालिक, है। श्यामनाथ का परिवार, खुद तो मर चुका है बेचारा। लेकिन राणा, लेकिन क्या? तूफानी, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी अभी भी जीवित है। राणा, बस इतनी सी बात? यह तो और अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो उसे अपने में मिलाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। कलवा और माथुर वाला समस्या तो पहले हल कर लूं, फिर सब मिलकर ठहाकों के साथ हंसने लगते हैं, जिससे सारा मकान गुंजित हो उठता है। उधर मोहन जब घर पहुंचता है तब उसके मन में तरह तरह की बातें उभरने लगती है। आशा का भाई बनकर वह उसके किस कार्य का बीड़ा उठाया है? वह कौन है? क्या वह इस रिश्ते को कायम रख सकेगा? वगैरह वगैरह। वह तो खुद एक अनाथ सा अनुभव कर रहा है। इन्हीं सारी बातों को सोचने लगता है। सोचते सोचते वह रोने लगता है। कुछ देर उपरांत उसे अपने दोस्त सोहन की याद आती। कुछ देर सोचने के बाद वह सोहन के घर जाने का इरादा बनाता है। अपने आवश्यक कुछ सामान लेकर वह सोहन के घर के लिए रवाना हो जाता है। जाते जाते रास्ते में उसने देखा कि 3 बदमाश एक लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करना चाह रहा है। उसे यह देखा नहीं गया। पहले तो वह उन सबों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन सबों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उल्टे मोहन पर झपटा। मोहन भी डट गया। एक ओर से 3 और एक ओर से सिर्फ अकेला मोहन था। फिर भी उसने मारते मारते उन तीनों का कुचम्मर निकाल दिया। उसी क्रम में एक ने एक मोटे डंडे से मोहन पर फेंककर प्रहार किया। मोहन अपने बचाव के लिए झट से बैठ जाता है, लेकिन वह डंडा जाकर उस लड़की के सिर पर लग जाती है। डंडा का इतना तेज प्रहार था जिससे लगते ही वह लड़की गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यह देखकर तीनों बदमाश किसी तरह वहां से भाग निकलता है। लड़की के सिर से काफी खून बहने लगती है। मोहन के पास बांधने के लिए कुछ नहीं था। वह अपना रुमाल निकालकर उसे बांध दिया। उसकी हालत देखकर मोहन को रहम आ गया। वह उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए सवारी का इंतजार करने लगता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब एक भी सवारी आता नजर नहीं आया तो मोहन उसे अपनी गोद में उठाकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही उस लड़की को एक बेड पर रखकर उस हॉस्पिटल के एक कंपाउंडर से डॉक्टर साहब से जल्दी मिलने की आग्रह करता है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आया, कहकर कंपाउंडर डॉक्टर साहब से यह खबर देने चला गया। कुछ ही पल में डॉक्टर साहब आए और अंदर ले चलने के लिए अपने आदमियों से कहते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद मोहन से बतलाते हैं कि उसके शरीर से, यानी उस लड़की के शरीर से काफी मात्रा में खून बह जाने के कारण उसे खून की कमी हो गई है और उसे खून की सख्त जरूरत है। अगर 2 घंटे के अंदर उसे खून नहीं मिल पाया तो उसे बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मोहन डॉक्टर साहब से ही रक्त प्रबंध करने का आग्रह किया। डॉक्टर साहब कई जगह फोन करके पता लगाया, लेकिन कहीं भी खून नहीं मिला। कहीं मिला भी तो ग्रुप नहीं था, यानी ग्रुप नहीं मिला। अंत में डॉक्टर साहब निराश होकर मोहन से कहा कि खून कहीं भी नहीं मिल रहा है और समय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। मोहन कुछ क्षणों के लिए सोचने लगता है। फिर उसने अपने शरीर से खून देने की बात डॉक्टर साहब से कहा। डॉक्टर साहब भी राजी हो जाते हैं। जांच करने पर दोनों का ग्रुप मिल गया। मोहन के शरीर से उस लड़की के शरीर में खून चढ़ाए जाने लगे। चढ़ाए जाने
आवश्यकता अनुसार खून चढ़ाए जाने के बाद उस लड़की को खतरे के बाहर पाकर डॉक्टर साहब मोहन से कहते हैं कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ ही घंटों में उसे होश आ जाएगी। मोहन डॉक्टर साहब से आग्रह करता है कि वे अच्छी तरह इलाज करें, ये कुछ रुपए हैं, रख लीजिए। कुछ रुपए डॉक्टर साहब को देते हुए, शेष हम बाद में जमा कर देंगे। डॉक्टर साहब राजी हो जाते हैं। वे उनका नाम और पता अपनी डायरी पर दर्ज कर लेते हैं, फिर मोहन को इजाजत दे देते हैं। मोहन के शरीर से रक्त निकल जाने के कारण वह कमजोरी सा महसूस करने लगा था, फिर भी किसी तरह अपने दोस्त के पते के अनुसार उसके घर पहुंचता है। सोहन अपने दोस्त मोहन को खूब आदर सत्कार करता है। पैर मुंह धोने के बाद सोहन उसे खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन मोहन खाना थोड़ी देर के बाद करेंगे, पहले एक गिलास पानी लाने को कहता है। सोहन तुरंत एक गिलास पानी लाकर देता है। मोहन झट से पानी पी जाता है। सोहन अपनी माँ को आवाज लगाया, माँ एक गिलास गर्म दूध लाना, देखो मेरा दोस्त मोहन आया है। माँ उस समय रसोई घर में खाना बना रही होती है। तभी अभी लाई बेटा, खुशी पूर्वक माँ बोली। जल्दी ही माँ एक गिलास गर्म दूध ले आई। माँ के आते ही मोहन उनके पैर छूकर प्रणाम करता है। माँ बोली, बेटा पहले खाना खा लो फिर। नहीं माँ, खाना कुछ देर के बाद खा लेंगे, कहते हुए माँ से दूध का गिलास ले लेता है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मोहन दूध पीकर गिलास नीचे रख दिया। कुछ ही देरों के बाद मोहन एकाएक बेहोश हो जाता है। सोहन और उसकी माँ यह देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ और बेटा दोनों मिलकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। माँ भगवान से प्रार्थनाएं करने लगती है। दोनों काफी परेशान थे। कुछ देर बाद मोहन को होश आ जाता है। मोहन को होश में आया देखकर उन दोनों की जान में जान आया। माँ भगवान को शुक्रिया अदा करती है। सोहन, मोहन कैसे हो? सिर पर हाथ फेरते हुए। मोहन, जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा पानी देना। पूछे जाने पर जब उस होश आता है तब सोहन मोहन से पूछता है, मोहन कैसे हो? सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है। तो मोहन कहता है, जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा पानी देना। सोहन तुरंत पानी लाकर देता है। एक रात ही वह सोहन के घर रहता है। सुबह होने पर उसे उस लड़की की याद आई। उसने सोहन से घर जाने की इजाजत मांगा। सोहन, नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दूंगा, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। माँ, अरे हाँ सोहन, तुम्हारी बहन ने भी तो इनसे मिलने की कितनी बार इच्छा जाहिर की थी। सोहन, हाँ हाँ मोहन, माँ बिल्कुल ठीक कर रही है। मेरी छोटी बहन ने तुमसे मिलने की कई बार मुझसे कही थी। देखो ना, कल ही तो वो मामा के घर गई है। मैंने उसे बहुत समझाया कि कल मैं तुम्हें मामा के घर पहुंचा देंगे, लेकिन वो नहीं मानी। कहने लगी, नहीं भैया, मैं आज ही जाऊंगी। मामा का घर यहाँ से वैसे काफी दूर भी नहीं है, वहां मैं अकेले भी जा सकती हूँ, इसलिए आप लोग फिक्र ना करें, मैं अकेले भी जा सकती हूँ। और चली गई। 2-4 दिनों में चली आएगी, उससे मिलकर चले जाना। दोनों की बातें करते देख माँ अंदर चली जाती है। मोहन, नहीं सोहन, मुझे आज घर जाना बहुत जरूरी है, हो सके तो फिर कभी ठहरेंगे। सोहन, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, चलो पहले खाना खा लो। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद मोहन, अच्छा तो मैं चलता हूँ। माँ के पैर छूकर वह मोहन से गले मिलकर चल पड़ता है। अचानक उसे उस लड़की की याद पुनः आ जाती है। उस समय उसके पास रुपए नहीं होते हैं। उसने सोचा क्यों न सोहन से कुछ रुपए मांग लिए जाए। यही सोचते हुए वह 10-15 कदम चलकर एकाएक रुक जाता है। सोहन और माँ दोनों मोहन को जाते देख रहे होते हैं। सोहन, अरे मोहन क्या हुआ? यूं ही उसका कदम रुका मोहन का, तब सोहन उससे पूछ देता है कि अरे मोहन क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो गया? मोहन, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर धीरे स्वर में, मैं तुमसे कुछ कहते कहते चुप हो जाता है। हाँ। सोहन, हाँ हाँ कहो कहो, क्या बात है, रुक क्यों गए? मोहन, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम दोगे? सोहन, क्या तुम्हें मेरा कलेजा चाहिए? इसके लिए भी मैं ना नहीं कहूंगा। आक्रोश में थोड़ा आवेशित होते हुए अपने दोस्त को इस तरह से बात करते हुए देखकर उसे भी गुस्सा आ जाता है कि यह दोस्ती का हरद है या फिर इस तरह से बातें कर रहा है। नहीं सोहन नहीं, बात दरअसल मुझे कुछ रुपये की जरूरत थी। सोहन, बस इतनी सी बात? वाह मोहन वाह, तुमने मेरी दोस्ती का अच्छा सिला दिया है, तुम्हें मेरी दोस्ती में खोट नजर आई। यह कहते कहते सोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस तरह अपने दोस्त को देखकर मोहन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं।
मोहन, नहीं सोहन नहीं, रुआसा मुंह किए हुए, ऐसी बात नहीं है, मुझे फक्र है अपने दोस्त की दोस्ती पर, मुझे माफ कर दो। सोहन, मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगा लेते हैं। दो दोस्तों को इस प्रकार मिलते देख माँ के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इस घर को तुम अपना ही घर समझो, आज से मेरे एक नहीं दो बेटे हैं। फिर मोहन माँ के गले चिपक जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि वह बहुत खुशनसीब होता है जिसे अपने माँ के आंचल तले हंसने खेलने बड़े होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मोहन, माँ मुझे अब जाने की इजाजत दो। माँ, आज नहीं रहोगे क्या? मोहन, माफ करो माँ, फिर कभी आऊं तो जितने दिन कहोगी रहूंगा, लेकिन अभी नहीं। माँ, ठीक है बेटा, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो जाओ, भगवान तुम्हारी यात्रा सफल बनाए। फिर मोहन माँ के पैर छूता है और सोहन से विदा होकर चल पड़ता है। घर जाना तो एक बहाना मात्र था। मोहन सीधे अस्पताल की तरफ रवाना हो जाता है। अस्पताल पहुंचने पर वह पाता है कि वह लड़की अभी बेड पर ही बेसुध पड़ी हुई है। मोहन डॉक्टर साहब के रूम में दाखिल होने की इजाजत मांगता है। इजाजत मिलने पर वह अंदर प्रवेश करता है। मोहन, डॉक्टर साहब, कल जिस लड़की को भर्ती किया गया था उसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, पहले से ठीक है। मोहन, वह कब तक पूरी तरह घर जाने के लायक हो जाएगी? डॉक्टर साहब, कल या परसों तक। मोहन, जाने तक के कुल हिसाब कितने हो जाएंगे? डॉक्टर साहब, डायरी निकालकर कुछ देर हिसाब करते हैं, फिर 650 रुपया बताते हैं। मोहन, ठीक है, ये लीजिए 100 रुपए के 7 नोट बढ़ाते हुए। जब वो ठीक हो जाए तो उसे अपने घर चले जाने को बोल दीजिएगा। 50 रुपए का नोट डॉक्टर साहब उसे वापस कर देते हैं। डॉक्टर साहब, ठीक हो जाए तो उसे अपने घर चले जाने को बोल दीजिएगा। आश्चर्य से, मैं कुछ समझा नहीं, वो क्या लगती है आपकी? डॉक्टर को आश्चर्य होता है। मोहन, पता नहीं डॉक्टर साहब, अजीब व्यक्ति हैं, खुद उसका इलाज करा रहे हैं और वो आपका क्या लगती है पता ही नहीं है। मोहन, जी डॉक्टर साहब। फिर वो सारी बातें डॉक्टर साहब को बता देता है और डॉक्टर साहब से अनुमति लेकर चल देता है। डॉक्टर साहब, मोहन के जाने के बाद, धन्य है ईश्वर, धन्य है आप, अभी भी तेरी दुनिया में इंसानियत बची हुई है। तीसरे दिन जब उस लड़की को जाने का दिन होता है तब मीनाक्षी, उस लड़की का नाम मीनाक्षी होता है। डॉक्टर साहब, हमें यहाँ कौन लेकर आया? डॉक्टर साहब, एक नेक दिल और सच्चे इंसान ने, जिसे मैं पहचानता तो नहीं हूं, लेकिन उसने अपना नाम बिरजू और घर ब्रजपुर पर्चा देते हुए बतलाया था। मीनाक्षी कुछ देर बाद, यानी उसने पर्चे पर जो लिखाया था अपना नाम और पता, वह मीनाक्षी को दिखाते हुए बोलते हैं, यानी डॉक्टर साहब बोलते हैं उसे कि बिरजू और घर ब्रजपुर बतलाया था। मीनाक्षी कुछ देर बाद, इलाज के कुल कितने हिसाब हुए? डॉक्टर साहब, वो तो हमें पूरा का पूरा मिल चुका है। मीनाक्षी, ये आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपको पूरा का पूरा हिसाब मिल चुका है? डॉक्टर साहब, हाँ। मीनाक्षी, किसने दिए ये रुपये? डॉक्टर साहब, उसी ने जिसने आपको यहाँ लाया था। मीनाक्षी, उसी ने जिसने मुझे यहाँ लाया था। टहलती हुई अच्छे अंदाज में, भला कौन हो सकता है वो फरिश्ता जिसने मेरी जान बचाई और यहाँ तक कि सारे खर्चे भी चुकता कर दिया? डॉक्टर साहब, मीनाक्षी को उदास देखकर, देखिए, जब मैं एक मरीज का चेकअप कर रहा था तभी कंपाउंडर आकर मुझसे कहा कि एक इमरजेंसी केस है, जरा जल्दी चलिए। मैं उस मरीज का चेकअप करना छोड़कर कंपाउंडर के पीछे भागा, फिर देखा कि एक व्यक्ति आपको गोद में लिए हुए था। आपके माथे पर एक रुमाल बंधी हुई थी जिसे भिगोकर रक्त बाहर बह रही थी। आपके शरीर से काफी रक्त बह चुके थे। इतना कहकर चुप हो जाते हैं। मीनाक्षी, फिर आगे क्या हुआ डॉक्टर साहब? रुआसा भरे स्वर में, डॉक्टर साहब, फिर आपको बेड पर रखा गया, दवाइयां दी गई, लेकिन होश नहीं आया। चेकअप करने पर पता चला कि आपके शरीर से काफी रक्त बह जाने के कारण रक्त की कमी हो गई है। आपको रक्त की सख्त जरूरत थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी कहीं रक्त नहीं मिला। 2 घंटे के अंदर आपको रक्त मिल जाना अनिवार्य था। तब उसी शख्स ने आपको अपना रक्त भी दिया। अगर उस शख्स ने आपको अपना रक्त नहीं दिया होता तो आप इस वक्त एक लाश होती, और उसी ने ये सारे रुपये भी चुकता किया। इतना सुनते सुनते वह फुट फुट कर रोने लगी। फिर उस पर्चे को देखकर उसे अपने सीने से चिपका लेती है। इस तरह से आज प्रतिशोध भाग 3 यहीं तक रहने देते हैं। फिर इसके बाद क्या घटना हुई सब अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। इजाजत दीजिए, फिर अगले दिन अगला एपिसोड लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।